हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए ये बोर्ड एग्जाम में जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों में से एक ना एक आ ही जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। सवाल लगाने के लिए इससे एग्जाम में आता है। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, या फिर कोई एक इसमें से हेडिंग नाम वाइज पूछ सकता है, या इस पर न्यूमेरिकल्स भी लगाने के लिए आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म इसको कहते हैं इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि इसका नाम है कि अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि ये गुणधर्म जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन किसका है? देखिए, जैसे विलयन का है ये अणुसंख्यक गुणधर्म। कोई विलयन तब बनता है जब उसमें विलेय मिलाते हैं, और विलेय को किसमें मिलाएंगे? विलायक में मिलाएंगे। जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो विलयन बन जाता है। विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो जो बनता है उसे कहा जाता है विलयन। देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल लें तो नमक NaCl यह विलेय है। अगर इस नमक को हम पानी में मिला दें, पानी का सूत्र H2O, तो पानी में मिला दें तो जो विलयन बन जाएगा वो विलेय और विलायक को मिलाने से बना है। अर्थात विलेय को जब विलायक में मिलाते हैं तो विलयन प्राप्त होता है। तो जैसे ये एक विलयन, यह एक विलयन है, इसमें नमक और पानी दोनों मिला हुआ है। अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए, एक बर्तन में रख लेते हैं नमक, इसमें नमक रखा हुआ है। दूसरे बर्तन में रख लेते हैं यहाँ पर पानी। देखिए, इसमें पानी रखा हुआ है। तो एक बर्तन में नमक रखा हुआ है, दूसरे बर्तन में पानी। पानी विलायक है और नमक विलेय है। जब इस पानी में नमक को डाल देंगे तो घुल जाएगा और घुलने के बाद बन जाएगा विलयन। ये विलायक है, ज्यादा मात्रा में है, विलेय की मात्रा कम होती है। देखिए, यहाँ पर ये विलायक जब तक नमक नहीं मिला हुआ है ये शुद्ध विलायक है। अभी इसमें काम लगेगा कि शुद्ध विलायक क्या है। तो देखिए, शुद्ध विलायक कब होता है? जब इसमें विलेय नहीं मिला होता है, तब तक ये विलायक शुद्ध है। लेकिन अगर इसमें विलेय मिला दें तो वो बन जाएगा विलयन। अब इस विलयन में दो चीज मिला हुआ है, विलेय भी है और विलायक भी है। तो हम लोग बात करते हैं पहला नंबर, जो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब है कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे कहा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। अब इसमें जो विलेय है NaCl, अब NaCl टूटेगा तो Na+Cl-। देखिए, NaCl एक जुड़ा हुआ था, दोनों एक साथ थे, लेकिन जब ये टूट गए तो Na+ और Cl- ये दो आयन बन गए, यानी कि इसका कणों की संख्या बढ़ गया। जब NaCl को जल में घोल दिए तो कणों की संख्या बढ़ गया, दो Na अलग और Cl अलग हो गया। ऐसे अगर हम मान लेते हैं जैसे MgCl2 है, MgCl2, तो अगर MgCl2 टूटेगा तो ये टूटेगा तो Mg पर 2+ आता है और 2 Cl अलग हो जाएगा, 2Cl-। देखिए, इसमें 3 कण बन गए, Cl के 2 कण यानी कि Cl- के 2 कण हो गए, और इसका ये जो आयन है Mg एक ही आयन, इसमें 3 आयन बन गया। NaCl में से 2 आयन निकला था, एक प्लस Na और Cl- वाला। तो अगर हम MgCl2 को तोड़ें तो इसमें 2 आयन निकले, Mg पर 2+ ये एक ही है और इसे Cl- वाले 2 हैं, तो इसमें 3 आयन निकले। तो देखिए, कणों की संख्या की बात हो रही है यहाँ पर। NaCl जब टूटेगा तो 2 कण बनेंगे, 2 कण अर्थात 2 आयन निकलेंगे। अगर MgCl2 टूटेगा तो 3 आयन निकलेंगे, तो कणों की संख्या ज्यादा है MgCl2 में। तो उसी की बात यहाँ पर होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म में, कि अणुओं की संख्या के ऊपर यह गुण निर्भर करता है। तो विलयन का वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर हो उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। पहला नंबर है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अगर कोई शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक में जब हम कोई विलेय मिलाते हैं, लेकिन ऐसा विलेय हो जो अवाष्पशील हो,
अर्थात वो वाष्प अवस्था में ना जाए, वाष्पित ना हो। तो जब कोई विलायक हो, जैसे पानी, ये शुद्ध विलायक है, जैसे पानी शुद्ध विलायक है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, तो इस विलायक में, इस शुद्ध विलायक में अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, अवाष्पशील विलेय जो है वो अवाष्पशील, जैसे नमक अवाष्पशील विलेय है, जल जो है ये विलायक है, जल विलायक है, वाष्पशील है, अगर इसमें हम विलेय मिला दें, नमक अवाष्पशील है, तो जो विलयन बनेगा उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। इस जल से विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो इसी को कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब है कम हो जाना। जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो जो यहाँ पर विलयन है इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इसी को कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, ये ध्यान रहे कि जो विलेय है वो अवाष्पशील होना चाहिए, तो जब आप कोई शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो जो विलयन बनता है इसका है कि कोई शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तब। इसका सूत्र है यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। देखिए पी नॉट यानी कि वाष्प दाब, लेकिन ये पी नॉट लगा हुआ है ऊपर, तो इसका अर्थ है कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है। यहाँ पर घटे के नीचे भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब रहेगा और इसे कहते हैं मोल प्रभाज। तो ये मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर मोल प्रभाज की जगह पर इसके मोलों की संख्या रख दिया जाए तो n अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ये विलेय के मोलों की संख्या है, ये विलायक और ये विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात ऊपर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, क्योंकि विलयन में विलायक भी होता है और विलेय भी होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अब ये तो इसका सूत्र हो गया। दूसरा नंबर है क्वथनांक में उन्नयन। देखिए दूसरा अनुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अगर उसमें विलेय मिला दिया जाता है लेकिन विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जब कोई शुद्ध विलायक है, मान लेते हैं इसमें शुद्ध विलायक है, जैसे पानी है, अगर इसका जो क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक है, लेकिन इसमें अवाष्पशील विलेय जैसे नमक मिला दिए, तब जो विलयन बना, इस विलयन का जो क्वथनांक है ये बढ़ गया। इस विलयन का क्वथनांक ये बन गया विलयन और इसका क्वथनांक बढ़ गया। तो जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक और बढ़ जाता है, इसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। तो दूसरा अनुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अर्थात वाष्प दाब कम हो जाता है, जो विलयन बनेगा, ऐसे यहाँ पर जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा है इसका अगर सूत्र देखें तो डेल्टा टीवी बराबर केबी, इसे कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। देखिए केबी को कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक और यम डैश जो है ये मोलरता है। तो डेल्टा टीवी बराबर केबी और मोलर उन्नयन स्थिरांक इसके बगल में अर्थात गुणे में हो जाएगा, ये मोलरता है। तो मोलरता या एक सूत्र और इसका है, देखिए केबी, तो केबी ये एक स्थिरांक है, इसके स्थान पर केबी ही रहेगा। जो मोलरता है, मोलरता के स्थान पर इसका सूत्र रख देंगे तो 1000 गुणे W बटे कैपिटल W गुणे स्मॉल m। देखिए जो स्मॉल W है यहाँ पर स्मॉल आ जाए तो समझ लीजिए वो विलेय की बात हो रही है। तो विलेय की मात्रा का अर्थ है या विलेय की भार भी कहते हैं,
तो चाहे विलय की मात्रा कहिए या विलय की भार। यहाँ पर विलय का अनुभार देखिए, जो स्मॉल w है ये विलय का भार और जो स्मॉल m है ये विलय का अनुभार होगा। लेकिन w चूंकि भार होता है तो कैपिटल है, तो ये विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का भार या विलायक की मात्रा कहते हैं, मात्रा को या भार को दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हो गया विलय की मात्रा, यहाँ विलायक की मात्रा गुणे स्मॉल m जो है ये अनुभार है, लेकिन स्मॉल m है तो विलय का अनुभार है। क्वथनांक में उन्नयन दूसरा था। तीसरा नंबर है हिमांक में अवनमन। देखिए हिमांक में अवनमन, हिमांक का अर्थ है कि जैसे कोई द्रव है, अगर हम इसको ठंडा करें, ठंडा करने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर कम करें। जैसे जब आप फ्रिज में किसी गिलास में या किसी बर्तन में पानी अगर रख देते हो तो जो पानी है उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। अगर पहले टेम्परेचर आप रखे हैं, मान लो रखते समय फ्रिज में इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ्रिज में रखेंगे कुछ समय बाद उसका 20 ही बचेगा, 15 ही बचेगा, 10 बचेगा, ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो द्रव है इसका, ये पहले द्रव था लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसका टेम्परेचर कम होते होते और ये ठोस में बदल जाएगा। इसमें जो द्रव है ये ठोस में हो जाएगा। अर्थात जो पहले द्रव था उसका टेम्परेचर जब कम करते हैं तो जिस टेम्परेचर पर ये द्रव ठोस बन जाता है उस टेम्परेचर को कहते हैं हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो हिमांक का अर्थ है कि जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, या इसका एक परिभाषा शुद्ध है कि जैसे कोई द्रव है कि इस द्रव का जो वाष्प दाब है, किसी पदार्थ का जो द्रव अवस्था में वाष्प दाब है उसी पदार्थ के ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाए जिस ताप पर, तो वही ताप हिमांक कहलाता है या फ्रीजिंग पॉइंट कहिए इंग्लिश में। तो हिमांक में अवनमन अर्थात जो शुद्ध विलय है, अगर ये विलायक जो शुद्ध विलायक है इसमें अगर हम विलय मिला दें, लेकिन वो विलय अवाष्पशील होना चाहिए। अगर हम इस में शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देंगे तो ये बन जाएगा विलयन, और इस विलयन का जो हिमांक है वो कम हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन देखिए डेल्टा टी एफ, का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी, इसका अर्थ है कि कितना अवनमन हुआ, कितना कमी हुआ। तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ एम डैश। देखिए के एफ यहाँ को कहते हैं, के एफ को मोलल अवनमन स्थिरांक, के बी यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और लेकिन इसमें है जो हिमांक में अवनमन, इसमें जो के एफ है या मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो हिमांक में अवनमन के सूत्र में जो के एफ आता है इस के एफ को कहा जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक। ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है और ये मोलल अवनमन स्थिरांक है। अवनमन का अर्थ कम हो रहा है, यहाँ पर उन्नयन वर्ड आ रहा है क्योंकि बढ़ रहा है, और यम डैश मोललता है। अगर इसका सूत्र फिर वही रख दें तो के एफ की जगह पर के एफ ही रहेगा, मोलल अवनमन स्थिरांक की जगह पर वही रहेगा, और जो इसका सूत्र है मोललता का वो 1000 गुणे डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये जो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू है ये विलय की मात्रा है, यहाँ पर विलायक की मात्रा है, और यहाँ पर जो है ये विलय का अनुभाग है। अब इसमें से इस पे ऐसे यहाँ भी इससे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसका मान पूछ सकता है, या किसी इसमें से और सब मान दिया रहेगा, किसी एक का मान पूछ लेगा, तो इसको पक्षांतर करके आप सूत्र बना के फिर उस पर सवाल लगा सकते हैं इसका मान रखकर। जैसे अगर इसका मान पूछ रहा है तो और सबका मान देगा, इन सबका मान रख दीजिए, हल करके फिर आंसर आ जाएगा। चौथा नंबर है अनुषंग गुणधर्म परासरण दाब। देखिए परासरण दाब क्या है, परासरण प्रक्रिया पहले समझ लीजिए। देखिए परासरण एक बर्तन में हम ले लेते हैं शुद्ध विलायक ले लेते हैं। अब इस विलायक को एक नली से जोड़ देते हैं दूसरे बर्तन से, और ये बर्तन विलयन है। इसमें विलयन का अर्थ है कि इसमें विलय भी मिला हुआ है विलायक में, तो ये विलयन है। विलयन ये शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक है और ये विलयन है। इसमें हम बीच में लगा देते हैं
अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगा लेते हैं। तो जब अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली को एसपीएम, तो अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें लगा देते हैं। देखिए अब इसमें होता क्या है कि जो विलायक के कण हैं ये शुद्ध विलायक से जाने लगेंगे, इस विलयन में आएंगे, इस झिल्ली को पार करते हुए इस विलयन में आएंगे। शुद्ध विलायक के कण इस बर्तन से झिल्ली को पार करते हुए इस विलयन में आएंगे, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है परासरण। लेकिन हमें पढ़ना है परासरण दाब। तो देखिए इसमें हम ऊपर से कोई ऐसा युक्ति लगाकर और इसमें हम दाब लगा दें, एक पिस्टन लगा दें और इस पे ऊपर से दाब लगाएं। तो जब दाब लगाओगे तो चूंकि अणु यहाँ से यहाँ जा रहा था, लेकिन जब दाब लगाओगे इधर से तो जो इधर जा रहा था वो धीरे धीरे बंद होगा, तो बंद हो जाए। ये परासरण की प्रक्रिया जो हो रहा था इधर से जा रहे थे अणु, तो आप इतना दाब लगा दीजिए कि ये परासरण रुक जाए। तो जितना दाब लगाना पड़ता है इस परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए, उसी दाब को कहा जाता है परासरण दाब। तो ये परासरण दाब हो गया। तो ये चार अड़चन गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का मतलब है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब, जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा इससे, शुद्ध विलायक से, तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। ऐसे क्वथनांक में उन्नयन जो है इसका अर्थ है कि कोई शुद्ध विलायक है उसमें अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसे कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन का अर्थ है कि उसका हिमांक जो है कम हो जाता है। तो कोई विलयन है उसका जो वाष्प दाब है वो अवनमन हो जाता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन होता है। और परासरण दाब का अर्थ है कि इतना प्रेशर हम लगाएं कि ये परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, इसी को कहा जाता है परासरण दाब। अगर और ज्यादा दाब लगा देंगे तो उल्टा होने लगेगा परासरण। ये इधर से विलायक के अणु विलयन में से जाने लगेंगे शुद्ध विलायक में, तो इसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। तो परासरण दाब जितना लगाएंगे तो परासरण रुक जाएगा, लेकिन अगर और ज्यादा दाब लगा दिए तो प्रतिलोम परासरण हो जाएगा। तो प्रतिलोम परासरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लास 12th में आता है। इसी को कहा जाता है राउल्ट का नियम। ये जो पहला है ऊपर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये राउल्ट के नियम भी यही है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है उसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अर्थात T0 माइनस PS अपान T0 बराबर मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। इतना जो है ये राउल्ट का नियम भी कहलाता है। तो राउल्ट का नियम के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि राउल्ट का नियम भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको राउल्ट के नियम के आधार पर भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद होना चाहिए।